फिल्म का आगाज होता है सिंगापुर एयरपोर्ट से, जहां एक अमेरिकन पायलट ब्रॉडी टॉरेंस अपनी फ्लाइट की तैयारी कर रहा होता है। उड़ान से पहले ब्रॉडी अपने बेटे को कॉल करता है और कहता है कि वो जल्द घर लौट आएगा। इस फ्लाइट में ब्रॉडी के साथ एक को पायलट भी है, सैमुअल डेली, जो एशियन है। दोनों मिलकर अगली कुछ घंटों के लिए प्लेन को कंट्रोल करने वाले हैं। जैसे ही वो बिजी एयरपोर्ट से निकलने की तैयारी करते हैं, एक फ्लाइट अटेंडेंट ब्रॉडी को बताती है कि एक आदमी लुइस गैस्पारे, जो कत्ल के जुर्म में वांटेड है, इस फ्लाइट में सफर कर रहा है और उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी होगा जो पूरी फ्लाइट उस पर नजर रखेगा। कुल 14 मुसाफिर हैं इस फ्लाइट में और ऊपर से न्यू ईयर ईव भी है। इस वजह से प्लेन का माहौल थोड़ा टेंशन भरा है। कैप्टन ब्रॉडी और सैमुअल टेकोनफ की तैयारी में लगे होते हैं और सब कुछ ठीक लगता है। प्लेन स्मूथली उड़ान भरता है, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो लोग एक खतरनाक तूफान में घुस जाते हैं, ऐसा तूफान जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, ना ही कैप्टन ने। प्लेन जोर से हिलने लगता है और कुछ पैसेंजर्स का सामान नीचे गिर जाता है। ब्रॉडी फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ मिलकर सामान उठाता है, लेकिन फिर सबसे बुरा होता है, प्लेन की पावर चली जाती है। न वो किसी से बात कर सकते हैं, न कोई सिग्नल मिलता है। मौसम और भी खराब हो जाता है और सैमुअल को मैन्युअली नेविगेशन करनी पड़ती है। इस अराजक हालात में एक फ्लाइट अटेंडेंट और लुइस पर नजर रखने वाला पुलिस ऑफिसर दोनों हलाक हो जाते हैं। तूफान से निकलने के बाद उनको एक नए चैलेंज का सामना होता है, इमरजेंसी लैंडिंग। वो लोग फिलीपींस के एक दूर दराज आइलैंड पर इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। जैसे ही प्लेन लैंड करता है, ब्रॉडी फौरन सबको प्लेन से निकलने का हुक्म देता है, क्योंकि उसे फ्यूल लीक का डर होता है जो किसी भी वक्त धमाका कर सकता है। ये सुनकर पैसेंजर्स और क्रू और ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी सब शांति से लेकिन जल्दी में प्लेन से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स में हेडक्वार्टर्स को जब प्लेन के बारे में पता चलता है, तो वो फौरन जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। जब सब मुसाफिर सेफ होते हैं, ब्रॉडी वापस प्लेन के अंदर जाता है कुछ जरूरी जानकारी लेने के लिए। वहां उसे पुलिस ऑफिसर की गन मिलती है और लुइस का कुछ पर्सनल सामान भी। इन चीजों में एक छुरा होता है जिसके ऊपर मिलिट्री लेबल होता है। इससे पता चलता है कि लुइस सिर्फ एक आम क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक पूर्व सैन्य हेवास जो पूर्व सैनिक है। सैमुअल को भी इस आइलैंड के बारे में डर होता है। अगर उसका शक सही है तो ये होलो आइलैंड है, एक ऐसी जगह जहां सेपरेटिस्ट्स और क्रिमिनल्स रहते हैं जो विदेशी लोगों को किडनैप करके रैंसम मांगते हैं। आइलैंड पर कोई सिग्नल नहीं होता, इसलिए ब्रॉडी सबको कह देता है कि शांति से इंतजार करो, और वो खुद किसी जगह की तलाश में निकल पड़ता है जहां रेडियो या फोन हो। उसे मालूम होता है कि लुइस के पास मिलिट्री एक्सपीरियंस है, तो वो उससे साथ चलने को कह देता है ताकि अगर कोई डेंजर आया तो लुइस की स्किल्स काम आए। लुइस बताता है कि वो एक स्पेशल पैराशूट कमांडो ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन 15 साल पहले एक मर्डर के बाद फरार हो गया। वो ज्यादा तफसील नहीं देता, सिर्फ ये कहता है कि उसके पास अपने एक्शन का मजबूत कारण था और वो इतना बुरा नहीं जितना दुनिया समझती है। फिर अचानक लुइस चुपचाप भाग जाता है बिना कुछ बताए। ब्रॉडी उसके पीछे जाने के बजाय डिसाइड करता है कि वक्त जाया ना करे और किसी तरह कम्युनिकेशन का रास्ता ढूंढे। थोड़ी देर बाद ब्रॉडी एक पुरानी बिल्डिंग ढूंढ निकालता है जहां फोन काम कर रहा होता है। वो हेडक्वार्टर्स को कॉल करता है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आता क्योंकि प्लेन क्रैश के बाद बहुत सी प्रैंक कॉल्स आ चुकी होती हैं। फ्रस्ट्रेटेड होकर ब्रॉडी अपनी बेटी डैनियला को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन और इमरजेंसी के बारे में बताता है। इसी दौरान हमें मालूम पड़ता है एक खतरनाक क्रिमिनल लीडर जुनार के बारे में, जो फॉरेनर्स को किडनैप करके रैंसम लेता है। सैमुअल का डर सही साबित होता है, ये आइलैंड वाकई में उन्हीं क्रिमिनल्स का इलाका है। हेडक्वार्टर्स ब्रॉडी के प्लेन का आखिरी सिग्नल ट्रेस करता है और फिर एक्शन लेने का फैसला करता है। वो शेलबैक नाम के एक मर्सिनरी ग्रुप से कांटेक्ट करते हैं जो ब्रॉडी और पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए भेजे जाते हैं। ये लोग खतरनाक मिशंस को हैंडल करने में एक्सपर्ट होते हैं। जब ब्रॉडी अभी भी फोन पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है, अचानक जुनार के लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ब्रॉडी के पास भी कुछ खतरनाक स्किल्स होती हैं। ब्रॉडी ने आसानी से उन लोगों से लड़ाई करके उन्हें हरा दिया। उसके फौरन बाद लुइस वहां आ गया एक गन के साथ। उसने बाहर के कुछ और क्रिमिनल्स को भी गिरा दिया था। हैरानी की बात ये थी कि लुइस ने ब्रॉडी के साथ मिलकर आइलैंड से निकलने का प्लान बनाया। जैसे ही दोनों ने आसपास का एरिया एक्सप्लोर किया, उन्हें एक कैमरा और कुछ फॉरेनर्स के आईडी कार्ड्स मिले।
उन्हें समझ आ गया कि ये क्रिमिनल्स असल में किडनैपर्स हैं जो अक्सर फॉरेनर्स को किडनैप करके रैंसम मांगते हैं। ये बात सुनकर ब्रॉडी और लुइस और भी ज्यादा डिटरमाइंड हो गए कि जल्द से जल्द आइलैंड से निकलना है। थोड़ी देर बाद ब्रॉडी और लुइस ने क्रिमिनल्स की गाड़ी ले ली और वहां से भाग गए। दूसरी तरफ क्रैश साइट पर पैसेंजर्स को थोड़ा सुकून मिला जब उन्होंने कुछ गाड़ियां देखीं। उन्हें लगा कि उनकी रेस्क्यू हो रही है, लेकिन अचानक लुइस ने गोलियों की आवाज सुनी और ब्रॉडी से कहा कि गाड़ी बंद कर दो। गोलियों का मतलब था कि ये एरिया सेफ नहीं है, शायद ये क्रिमिनल्स का ट्रैप हो। ब्रॉडी और लुइस अब समझ गए थे कि उन्हें बहुत हिफाजत से काम लेना होगा और दूर से ही पैसेंजर्स की मदद करनी होगी। उन्होंने देखा कि जुमर का ग्रुप कितना जालिम है। एक फीमेल पैसेंजर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे गोली मार दी गई। उसका शौहर चिल्लाता रहा, लेकिन फिर जुमर के आदमी ने एक बड़ा छुरा माचेते लिया और उसे सबके सामने मार दिया। ये सब देखकर ब्रॉडी और लुइस ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने 2 गार्ड्स को गिरा दिया जो क्रैश साइट के पास थे। उनका प्लान था कि पैसेंजर्स को बचा सकें। जब उन्हें पता चला कि जुमर का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रॉडी प्लेन पर वापस गया और एक मैसेज छोड़ दिया। उसने लिखा कि पैसेंजर्स को क्रिमिनल्स ने किडनैप कर लिया है। ब्रॉडी को उम्मीद थी कि हेल्प आ रही होगी और रेस्क्यू टीम आइलैंड पर आएगी। अपने वेपन्स और एक्सपीरियंस के साथ ब्रॉडी ने लुइस से कहा कि चलो पैसेंजर्स को बचाते हैं। ये प्लान डेंजरस था और सक्सेस का चांस बहुत कम, लेकिन ब्रॉडी का मानना था कि कुछ करना बेहतर है बजाय कि कुछ ना किया जाए। इस उम्मीद और हौसले के साथ ब्रॉडी और लुइस ने अपनी रिस्की मिशन शुरू की, पैसेंजर्स को किडनैपर्स से बचाने के लिए। जुमर के बेस पर सब पैसेंजर्स बहुत बुरा वक्त गुजार रहे थे, डर और टेंशन से भरे हुए। किडनैपर्स ने उन्हें कैमरा के सामने बोलने को कहा ताकि उनका इंट्रो वीडियो रिकॉर्ड कर सकें, जिसे रैंसम मांगने के लिए उनके मुल्कों में भेजना था। इस टेंशन भरे वक्त में ब्रॉडी और लुइस जुमर के बेस के करीब आ चुके थे, रेस्क्यू प्लान शुरू करने के लिए तैयार। इसी वक्त शेलबैक और उसकी मर्सनरी टीम प्लेन के पास पहुंची और ब्रॉडी का छोड़ा हुआ मैसेज मिल गया। वो लोग ये देखकर शॉक्ड हो गए कि ये आइलैंड एक डेंजरस क्रिमिनल ग्रुप के कंट्रोल में है। उन्हें समझ आ गया कि रेस्क्यू मिशन उतना आसान नहीं होगा जितना उन्हें लगा था। ब्रॉडी और लुइस ने डिसाइड किया कि स्टील्थ अप्रोच यूज करेंगे, चुपके से काम करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत साइलेंस और प्रिसीजन के साथ 2 गार्ड्स को गिरा दिया बिना किसी आवाज के। फिर उनकी नजर एक बस पर पड़ी जो पैसेंजर्स को ले जाने के लिए यूज हो रही थी। लुइस फौरन उस बस के पास गया। वहां एक गार्ड था जो उन पैसेंजर्स को देख रहा था जो पिंजरों में बंद थे। खुशी की बात यह थी कि अब उन्हें पैसेंजर्स मिल गए थे। थोड़ी उम्मीद जिंदा हो गई थी, लेकिन अब सबको वहां से सेफ निकालना एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि हर तरफ आर्म्ड क्रिमिनल्स मौजूद थे। यहाँ ब्रॉडी की ब्रेवरी शाइन करती है। उसने डिसाइड किया कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा ताकि बाकी लोगों को बचा सके। ब्रॉडी ने प्लान बनाया कि वो सरेंडर करेगा और क्रिमिनल्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा। उसका सोचना था कि जुमर उसे नहीं मारेगा क्योंकि वो एक कैप्टन था, एक वैल्यूएबल हॉस्टेज। लेकिन जुमर के प्लान्स कुछ और ही थे। उसने ब्रॉडी को एग्जाम्पल बनाने का डिसाइड किया ताकि सबको डराए। जब सब कुछ बिगड़ने वाला था, शेलबैक और उसकी टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने क्रिमिनल्स पर अटैक कर दिया। पैसेंजर्स फौरन बस में चढ़ गए और बेस से निकल गए। जब वो वापस प्लेन पर आए, शेलबैक ने स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले ली। वो तैयार था जुमर के लिए जो और आदमी लेकर आने वाला था। उस दौरान ब्रॉडी पैसेंजर्स को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। उसने बताया कि सब कुछ कंट्रोल में है। उसने ये भी समझाया कि उसने और सैमुअल ने प्लेन का बैकअप पावर चालू कर दिया है और वो सबसे करीब एयरपोर्ट के लिए उड़ने का प्लान बना रहे हैं। पुरउम्मीद अंदाज में ब्रॉडी ने पैसेंजर्स को हिम्मत दी और यकीन दिलाया कि अभी भी बचने का मौका है। अचानक से एक जबरदस्त फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया जब ब्रॉडी अभी भी इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। जुमार के आदमी शेलबैक के ग्रुप के मुकाबले में नहीं टिक सके क्योंकि उनके पास बेहतर हथियार और ट्रेनिंग थी। जब शेलबैक की टीम का स्नाइपर क्रिमिनल्स को दूर से गोली मारने लगा तो जुमार और भी घबरा गया। उसे समझ आ गया कि अब वो कंट्रोल खो चुके हैं और हार करीब है। इस सब के बीच ब्रॉडी पूरी कोशिश से इंजन स्टार्ट करने में मसरूफ था। हर तरफ से प्रेशर और खतरा था। जब सब लोग लड़ाई पर फोकस कर रहे थे, लुइस ने देखा कि शेलबैक कुछ पैसे लेकर आया था। ये पैसे असल में पैसेंजर्स की वापसी के खर्चे के लिए थे। लुइस ने एक चालाकी भरा प्लान बनाया। वो प्लेन में नहीं चढ़ेगा बल्कि उन पैसों के साथ भाग जाएगा। जब प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी हुआ, शेलबैक फौरन अंदर चला गया और एरिया को सिक्योर किया।
जुमार के पास सिर्फ एक आदमी रह गया था जिसने आरपीजी रॉकेट लॉन्चर्स लेकर प्लेन के सामने गाड़ी चला दी और उसे उड़ाने का प्लान बनाया। लुइस चाह रहा था कि पैसे लेकर भाग जाए, लेकिन उसे ब्रॉडी और पैसेंजर्स की फिक्र भी थी। जब सिर्फ जुमार रह गया तो उसने खुद आरपीजी उठाया और सब कुछ खत्म करने की कोशिश की। क्रिमिनल्स से निपटने के बाद ब्रॉडी को फिलीपींस के एक छोटे से एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अपनी हिम्मत और एक्सपर्ट फ्लाइंग स्किल्स के साथ ब्रॉडी ने मुश्किल हालात के बावजूद प्लेन को सेफली लैंड कर दिया। सब पैसेंजर्स महफूज रहे और उनका एवैक्यूएशन भी कामयाबी से हो गया। ये कामयाबी उनके खतरनाक सफर का खातिमा थी। लेकिन लुइस के साथ क्या हुआ, ये अब तक राज है। जब जुमार के और आदमी गाड़ियों में वापस आए, लुइस जंगल की तरफ भाग गया। किसी को नहीं पता कि क्या वो सेफली निकल गया या जुमार की जगह नया लीडर बन गया। चाहे वो हमेशा स्पॉटलाइट में नहीं था, लुइस ने सबको महफूज रखने में एक अहम किरदार अदा किया। उसकी कहानी मिस्ट्री के साथ खत्म होती है और कई सवालों का जवाब देना बाकी रह जाता है। फिल्म यहीं खत्म होती है।